क्या हाल चाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपको पता है यूपी पुलिस का रिज़ल्ट का इंतज़ार सभी बच्चे कर रहे हैं। स्पेशली वो बच्चे जिन लोगों का दौड़ निकल चुका है, भले ही वो कटाव के बॉर्डर पे हो या फिर कटाव से बहुत ज़्यादा उनका नंबर हो। लेकिन इंतज़ार तो तब तक नहीं ख़त्म होगा जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता है। लेकिन इस रिज़ल्ट के इंतज़ार के बीच एक बहुत बड़ी टेंशन सबको सता रही है। सबको नहीं कह सकते, स्पेशली उन बच्चों को जिनके ऊपर किसी न किसी मामले में थाने में एफ़आईआर दर्ज है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है तो आगे आपके साथ क्या हो सकता है पुलिस वेरिफिकेशन में। आपको नौकरी मिलेगी या फिर नौकरी मिलते मिलते रह जाएगी। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। आपके ऊपर गलती से एफआईआर दर्ज हुआ हो, कोई ज़बरदस्ती फंसाया हो, या जब आप 18 साल नहीं आपका पूरा हुआ था उस समय दर्ज हुआ था, कोर्ट से मामला ख़त्म हो चुका है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। और आज के बाद आपकी कोई रात इस टेंशन में नहीं ख़राब होगी कि मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो इस वीडियो में मैं किन किन पॉइंट के बारे में बात करूंगा एक बार मैं आपको ऐसे बता देता हूं। देखो, जिनके ऊपर एफआईआर या मुकदमा दर्ज है उनको नौकरी मिलेगी या नहीं, ये चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी है इस क्वेश्चन का जवाब कि मिल जाएगा तब तो टेंशन नहीं है, और नहीं मिलेगा तब तो भैया समझ लो आज से सोना बंद हो जाएगा। अधिकतर लोगों के ऊपर 323, 504, 506 धारा के तहत एफआईआर दर्ज है। आप लोग खुद ही कंफर्म करोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सही। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर धारा 302 या फिर 307 या फिर 376 के तहत एफआईआर दर्ज है। ठीक है, इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि जब पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो किस तरीके से होता है और क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, कैसे पता की जाती हैं कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है या नहीं दर्ज है। ठीक, तो आप लोग इस वीडियो को देखो, मैं आपको आगे अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि किन किन धाराओं में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। अगर आपके ऊपर 323, 504 और 506 धारा लगा हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन धाराओं के तहत क्या होता है और इन धाराओं में अधिकतम आपके साथ क्या हो सकता है। तो देखो जो 323 है ना, उसमें चोट पहुंचाना या फिर मारपीट, जैसे किसी से झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, तो उसमें अक्सर 323 तो लगा ही देते हैं। मतलब समझ लो कि ये बोनस के तौर पे होता है। और उसी में 504 भी सटा देते हैं, 506 भी सटा देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि 504 में दिया हुआ है अपमानित करना। अपमानित करने का मतलब ये नहीं कि आपके घर आए हैं, आप पानी नहीं पूछे, हाल चाल नहीं पूछे, नमस्ते नहीं किए, नहीं। अपमानित का मतलब उनको गाली देना। मतलब आप पहले गाली दिए, उसके बाद मारपीट किए, तो गाली में 504 और मारपीट में 323। ठीक है, जब इतना कुछ करेंगे तो अगला ही तो कहेगा ही कि भैया हमको धमकी दे रहे थे कि जान से मार देंगे, तो 506 लग जाता है। ये तीनों धाराएं अधिकतर लोगों के ऊपर लगी हुई हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है। तो इन धाराओं में अगर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। आज से ही आप निश्चिंत हो जाइए। अब इसमें होगा क्या, ये भी मैं बता देता हूँ। इसमें पहले तो आप समझ लो कि मिल जाएगी, ठीक। बाकी आपके ऊपर ये धाराएं लगी हुई हैं या फिर 302, 307 या 376 लगी हुई हैं, उसमें क्या होगा, ये सारी चीज़ें एक साथ क्लियर वे में बता के फिर लास्ट में बताता हूँ कि किस तरीके से लिखी जाएगी। अब देखो, इन तीनों धाराओं में जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है उनकी तो नौकरी बहुत आसानी से लग जाएगी। ठीक, आपको करना क्या है, जब आप मेडिकल कराने जाओगे, आप लोगों ने मेडिकल वाले शपथ प्रमाण पत्र का प्रारूप देखा होगा। उसमें जो 11वां या 13वां नंबर है जिसमें दिया हुआ है कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है, तो आप उसमें डिटेल के साथ एकदम बता देना कि इस धारा के तहत हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज है। ठीक, मेडिकल हो जाएगा तो वही वाली कॉपी आपके थाने पे चली जाएगी और थाने से चेक किया जाएगा कि हाँ ये सही है या गलत है। मान लो जो धारा आपने बताया, जैसे मान लो आप 323, 504, 506 बता दिए, वहाँ पे वो चेक करेंगे। अगर सही है तो वहाँ लिख दिया जाएगा कि महोदय, इनके ऊपर जांचोपरांत पाया गया कि इस धारा के तहत एफआईआर दर्ज है, मामला कोर्ट में अधीन है। ठीक है, ये भेज देंगे। इसका मतलब आपने झूठ नहीं बोला है। और इसमें क्या होता है, जैसे इसमें कोई सज़ा नहीं होता, लास्ट में कोर्ट में आपको थोड़ा बहुत पेनल्टी 150, 200, 400 लगा के छोड़ दिया जाता है, क्योंकि प्रूफ नहीं हो पाता है इसमें मारपीट हुई थी कि नहीं हुई थी। ठीक है, तो इसमें आप टेंशन फ्री रहो, नौकरी लग जाएगी। धीरे धीरे जब कोर्ट में जाएगा तो मामला लास्ट में पेनल्टी भर के ख़त्म हो जाएगा। तो इन केस में आपका ये चीज़ ख़त्म हो जाता है। लेकिन समस्या आती है 302, 307 और 376 में। अगर इनमें से कोई धारा आपके ऊपर लगी हुई है तो इसका मतलब ये बहुत संगीन अपराध है, यानी कि इसमें सज़ा होती है, आपको पता है।
लेकिन अब क्लियर कैसे होगा? मान लो किसी को फंसाया जा सकता है ना कि आपने उनके साथ छेड़खानी करी या फिर रेप किया या फिर आपने जान से मार दिया या फिर जान से मारने की धमकी दी। जैसे 302 में मर्डर होता है, 307 में जान से मारने का प्रयास यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर, और 376 में आपको पता है रेप करने का। तो अगर ये तीनों धाराएं लगी हैं तो तुरंत में आपके ज्वाइनिंग में समस्या आएगी। अब समस्या आने का मतलब ये नहीं कि आपकी नौकरी नहीं लगेगी। देखो, आपको कोई कुछ भी कहे कि नौकरी नहीं लगेगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पिछली भर्ती में ऐसा हुआ था। ठीक है, तो क्लियर वे में मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी चीज़ें नहीं बदली हैं, टेंशन ना लो। बस एक चीज़ होगा कि जैसे अगर मान लो ये बच्चे, जैसे मान लो किसी के ऊपर 323, 504, 506 लगा हुआ है, तो वो सभी लोग एक साथ ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। मतलब जो सामान्य लोग जाएंगे उनके साथ ही ये लोग ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। लेकिन बाकी जो 302, 307 और 376 वाले हैं, इनको कम से कम 2 से 3 महीने वेट करना पड़ेगा। अब वेट क्यों करना पड़ेगा? इनके ऊपर ये धाराएं दर्ज हैं। ये लोग भी अपने शपथ प्रमाण पत्र में ये बताएंगे कि हमारे ऊपर ये धाराएं दर्ज हैं। ठीक है, लिख के देंगे। अब जब थाने पे जाएगा तो थाने से इनका विवेचना होगा। अब विवेचना इसमें थोड़ा सा डीपली होता है। जैसे मान लो मारपीट तो नॉर्मल है, ठीक। अब कैसे चेक करेंगे कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है या नहीं दर्ज है? ठीक है, तो पहले मैं आपको एकदम डिटेल के साथ स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि मेडिकल के दौरान आपके द्वारा जो शपथ प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा, उसमें आपने जो भी डिटेल भरा होगा कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है या नहीं दर्ज है, उसकी एक कॉपी थाने पे चली जाती है। ये मैंने आपको अभी बता ही दिया था। अब जो सबका थाना होता है उसमें होता है रजिस्टर नंबर 4, इस पे अपराध दर्ज होता है। मान लो किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज है तो उसमें टोटल डिटेल लिखा होता है कि इनके ऊपर किस धारे के तहत एफआईआर दर्ज है, किस जगह घटना घटी थी, ये सारी चीज़ें उस रजिस्टर में दर्ज की जाती हैं। तो जब आपका डिटेल वहाँ भेजा जाएगा, मान लीजिए आपने शो किया कि आपके ऊपर दर्ज है केस, तो चेक किया जाएगा। अगर इसमें दर्ज है तब तो एक रिपोर्ट बना के भेज दिया जाएगा कि महोदय, जांचोपरांत इनके ऊपर इस धारा के तहत एफआईआर दर्ज है और मामला कोर्ट के अधीन है। ठीक है, तो अगर मान लो कोर्ट के अधीन है तब तो ठीक है, ये लिख के भेज देंगे। मान लो उस पर सज़ा हो गई होगी तब तो नौकरी नहीं मिलेगी, बस सज़ा नहीं होना चाहिए। ठीक, और अगर उसके आगे कुछ भी होता है तो सारी चीज़ें वो रिपोर्ट लगा के भेज देंगे, कोई समस्या नहीं होती है। मेन मतलब ये होता है कि अगर आप कन्विक्टेड नहीं हो तो आपको नौकरी लग जाएगी। ठीक है, नौकरी पाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर मान लो उसमें कोई नहीं मिलता है, मान लो जो अपराध, मान लो जो रजिस्टर नंबर 4 में आपके नाम का कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं है, तो वो सीसीटीएनएस चेक करते हैं। मतलब जो ऑनलाइन सिस्टम है इनका, भारत में कहीं भी आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगा उस पर चेक करते हैं। तो अगर उस पर दिखा दिया तो सेम वही होता है कि रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं कि हाँ, इनके ऊपर इस धारा के तहत केस दर्ज है। ठीक है, तो इससे आप समझ गए कि कैसे चेक करते हैं कि आपके ऊपर कोई केस दर्ज है या नहीं दर्ज है। अब बात करें अगर 302, 307 और 376 की, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो जब आप लिख के भेजोगे कि आपके ऊपर इस मामले में केस दर्ज है, तो यहाँ से जो थाना होता है, थाना एक बार अपने से चेक करेगा कि हाँ, इनके ऊपर मामला दर्ज है, लेकिन वो जानने का प्रयास करेगा कि क्या इनका उसमें हाथ था या फर्जी फंसाया गया। जैसे देखो, कोर्ट का प्रोसीजर आपको पता है काफ़ी लेट है, कई कई साल लग जाते हैं, 15-15, 20-20 साल लग जाता है सज़ा होने में या फिर निर्दोष उनको करार देने में ना। तो इतना जल्दी क्लियर हो नहीं पाता है, और इस उम्मीद पे आप अगले को नौकरी से नहीं रोक सकते कि आपने कांड किया है या नहीं किया। तो जो थाना होता है वो एलआईयू स्तर से, आपको पता है लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, उनके स्तर से पता करने की कोशिश करते हैं कि इनका उसमें कोई भी रोल है या नहीं है। अब वो कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो कोई आदतन अपराधी है कि इनके ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ धारा लगी रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ एफआईआर लगता रहता है, तो इसका मतलब पेशेवर अपराधी है। मतलब ये मान लिया जाएगा कि तुम, हो सकता है तुम्हारा इसमें हाथ हो, तब दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आपके ज़िंदगी में पहली बार धारा लगी है कोई, तो ये माना जाएगा कि भैया हो सकता है इनको फंसाया जाए। तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जब रिपोर्ट लगा के देगी तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसीलिए थोड़ा सा इसमें 2 या 3 महीने का टाइम लग जाता है। उसके बाद सेम वही प्रक्रिया कि इनके ऊपर ये धारा लगा हुआ है और मामला कोर्ट के अधीन है, ये लगा के भेज दिया जाता है। तो 2 से 3 महीने, मतलब ये मान के चलो लगभग आधा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है बच्चों की, जो पहले ट्रेनिंग गए होते हैं, तो तब ये बच्चे उसमें शामिल होते हैं। तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये समझ गए ना? अगर आपने नहीं किया है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और अगर किया है तो टेंशन लेके भी क्या कर सकते हो। तो इस चीज़ से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर इन धाराओं के तहत है तो क्या क्या चीज़ें होंगी। बाकी आपने देखा होगा कि जो शपथ प्रमाण पत्र था उसमें लिखा हुआ है कि कभी आपका चालान तो नहीं हुआ है। तो चालान का मतलब क्या होता है? गाड़ी का चालान आप लोग सुने होंगे ना, वैसे ही होता है धारा 151। मतलब अब तो बदल गया है, जो नया रूल है, लेकिन मैं जो प्रचलित रूल है उसके हिसाब से आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कहीं मारपीट हुआ है, जैसे आप लोग सुने होंगे कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर हमें वो कौन सा जैसे नहीं होता ये धर्म वाला चीज़,
कि उसको भीड़ भड़काने के आरोप में बैठाया गया था एक दिन थाने पे। फिर हमें सुपुर्द कर दिया गया, एप्लीकेशन लिख के मुझे अपने मतलब पापा को दे दिया गया। तो जैसे मान लो दो लोग आपस में मारपीट करे, कोई शिकायत कर दिया तो उनको पकड़ के अब मान लो थाना लाया जाएगा तो कुछ तो कार्रवाई दिखानी पड़ेगी। तो 151 के तहत उनका चालान कर दिया जाता है, जेल नहीं भेजा जाता है, उनको लेके जाया जाता है तहसीलदार के पास, मुचलका भर के मतलब जमानतदार लगा के कुछ मुचलका भर के उनको छोड़ दिया जाता है। और 1 से 2 बार उनको आना पड़ता है वहाँ हाजिरी लगाने। मतलब ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं होता है, लेकिन अगर 151 के तहत आपका चालान हुआ है और उस एरिया में आसपास अगर कुछ कांड होता है तो ये माना जाएगा कि आपका भी उसमें रोल रहा है, क्योंकि आपको चिन्हित किया गया है। तो इस मामले भी तो अगर आपका चालान भी हुआ है तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ देखो, इसको कहते हैं शांति भंग, कि किसी भी चीज़ को लेके अगर आप मारपीट या कुछ करने का प्रयास या भड़काने का प्रयास करते हैं तो 151 में चालान किया जाता है। तो आप समझ गए होगे ना कि जो लोग इतना हुआ बना रहे हैं कि अरे 302 में तो तुम्हारा ये नहीं होगा, बस अगर आप किए नहीं हो तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट पता कर लेती है कि आपने किया है या नहीं किया है, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। बाकी जिनका भी मैंने बताया कि 323, 504, 506 के तहत धारा दर्ज है या फिर FIR दर्ज है, उनको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो एकदम टेंशन फ्री रहो, आराम से सारी चीज़ें हो जाएंगी। बस छिपाना नहीं, मैं एक चीज़ आपको क्लियर वे में बता रहा हूँ, अगर छिपाओगे तो आपको वैसे ही बाहर कर दिया जाएगा। बाकी एकदम टेंशन फ्री रहो, चोट वोट नहीं लगे। मेडिकल बहुत जल्द मेडिकल भी हो जाएगा, पास भी हो जाओगे। अगर किसी मामले में चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। आपको बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके ऊपर पटीदार होंगे, जो कहे होंगे कि चलो अब हम लोग बैठ के समझौता कर लेते हैं, लेकिन जो देखे होंगे कि आपका रिजल्ट आ गया, अब भाव खा रहे होंगे। तो मैं यही कहूँगा किसी भी तरीके से उनको मनाइए, और नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। उनको लग रहा होगा कि अगर नहीं वो समझौता करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन तब भी हो जाएगा, और जब हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक मान जाएंगे। बाकी देखो, कोशिश करो कि गांधी जी को बीच में डालो, ताकि गांधी जी अगर किसी को समझाते हैं तो इंसान मान जाता है। गांधी जी में तब भी बहुत पावर था, अभी बहुत पावर है, ठीक है। तो टेंशन ना लो, मेरे कहने का मतलब ये है कि आज से अच्छी नींद लो। और नींद क्यों लो उसके लिए मैंने वैलिड आपको रीज़न बता दिया, वैलिड तरीका बता दिया कि किस तरीके से चेक किया जाता है, दर्ज होगा उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। मुझे नहीं लग रहा कि इतना डिटेल में शायद आपको वीडियो मिली होगी, मे बी, क्योंकि अभी तक मैंने तो नहीं देखा था। हो सकता है कि मैं अपनी बड़ाई अपने मुँह से कर रहा हूँ। तो आप लोग मुझे बताना, अगर ऐसा आपको वीडियो मिला हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिला तब तो और अच्छी बात है कि मैंने पहली बार बता दिया, ठीक है। तो टेंशन फ्री रहो, रिजल्ट कभी भी आए, कट ऑफ कितना भी जाए, 60,244 लोग का तो सिलेक्शन होगा ना, उम्मीद से थोड़ा बहुत ज़्यादा जाएगा, बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 8 नंबर 10 नंबर के आसपास मुझे लगता है बढ़ना चाहिए, उससे ज़्यादा तो किसी भी हालत में नहीं बढ़ेगा, ठीक है। टेंशन फ्री रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो लाइक करके बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ यार, मैं ये कहना भूल जाता हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, तो अगर नहीं किए हो तो ज़रूर कर लेना। किसी का मोबाइल मिले छुपा के चुरा के सब्सक्राइब जरूर करना अंकुर अपडेट्स चैनल, ठीक। टेंशन फ्री रहो। अगर कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हो, उसको फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय।